भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। ये नौकरी नहीं, ये चिल्लाओ मत। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। लड़ूंगा, हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बीटीओ गेमिंग। लेकिन आज गेमिंग की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है बल्कि हमारे देश के फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करता है, और वो है लैंग्वेज वॉर्स। क्या सच में ये वॉर्स हमारे लिए जरूरी है? ये लैंग्वेज वॉर्स कब शुरू हुई थी? क्या हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को एक दूसरे से सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को ऐसे इश्यूज में लगा रहे हैं जो आखिरकार हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक रहे हैं? आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंडिया में लैंग्वेज वॉर्स की शुरुआत 1947 के बाद हुई थी, जब हमने अपनी आज़ादी पाई थी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे देश में एक नई शुरुआत हुई जिसमें हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे थे, और जैसे ही हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ वैसे ही हमारी लैंग्वेजेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। पहली मेजर कॉन्फ्लिक्ट थी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के इशू पर। Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? तमिलनाडु में हिंदी के अपोज में एक मैसिव मूवमेंट चल रहा था जिसमें लोग अपने रीजन की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज भी ये मुद्दा उतना ही रिलेवेंट है जितना पहले था। ಇಲ್ಲಿ 2025 में तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में आज भी लैंग्वेज रिलेटेड टेंशन्स चल रहे हैं। अब जो नई चीजें सामने आ रही हैं वो है कि ये टेंशन सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस तक नहीं है बल्कि ये नेशनल पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया तक पहुंच गई हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर अपने अपने लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे ये लैंग्वेज वॉर एक नए लेवल पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि तमिलनाडु में जब कुछ लीडर्स ने हिंदी के इम्प्लीमेंटेशन पर ऑब्जेक्शंस रेज किए, तब से सोशल मीडिया पर इस पर काफी डिस्कशंस और डिबेट्स चल रहे हैं। अब दोस्तों, एक बात को समझना जरूरी है कि हर एक लैंग्वेज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लैंग्वेजेस को एक दूसरे की लैंग्वेजेस से सुपीरियर प्रूव करते हुए लड़ाई करेंगे। हर एक लैंग्वेज की अपनी जगह है, और हमारी यूनिटी का असली मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा और इलैबोरेट किया जाए। जैसे कुछ रीसेंट इवेंट्स के बारे में जो लैंग्वेज वॉर्स को लेकर हुए हैं। एक मेजर इंसिडेंट था जब 2024 के एंड में महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज इश्यूज पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पोजीशंस लेना शुरू कर दिया था। वहां के लोकल लीडर्स ने हिंदी और मराठी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया जो काफी वायरल हो गया, और सोशल मीडिया पर इंटेंस डिबेट्स चल पड़ी थी। मराठी भाषेला वेळखा पडतोय आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगतात इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। प्रत्येक राज्याची एक राजभाषा आहे, त्या राजभाषेचा सन्मान हा प्रत्येक राज्यामध्ये राखला गेला पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये मराठीचा मान हा राखला गेला पाहिजे। इस पर कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने ओपिनियंस शेयर किए थे, जिससे बहुत ज्यादा सपोर्ट और क्रिटिसिज्म दोनों ही मिला। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2024 में लैंग्वेज के इश्यूज को लेकर एक मेजर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस को प्रायोरिटाइज करने की डिमांड की गई थी। ये प्रोटेस्ट न सिर्फ लोकल न्यूज में हाईलाइट हुआ था बल्कि ये नेशनल न्यूज का भी हिस्सा बना था, जहां लोग अपनी लैंग्वेज को डिफेंड कर रहे थे। इस तरह के इंसिडेंट जो हमारे डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी लैंग्वेज को लेकर दूसरों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जबकि असली इश्यूज कुछ और है। चलो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कुछ केस स्टडीज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये लैंग्वेज वॉर्स हमारे देश के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। पहला केस स्टडी 1950s में तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था। यहाँ तक कि 1965 में जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जा रहा था, तमिलनाडु में लोग अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंस हो गए थे कि कई लोगों की जान भी गई। तमिल लैंग्वेज को लेकर इतनी ज्यादा एनिमोसिटी थी कि लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे थे। ये सिर्फ तमिलनाडु का इशू नहीं था,
ये पूरे देश में स्प्रेड हो गया। हिंदी को लेकर एक नेशनल मूवमेंट चल रहा था और रीजनल प्राइड के नाम पर टेंशंस बढ़ रहे थे। दूसरे केस महाराष्ट्र में भी 1980s के आसपास मराठी और हिंदी को लेकर इश्यूज बढ़ने लगे। इस टाइम पर भी पॉलिटिकल रीजंस के अलावा ये लैंग्वेज को लेकर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी इंटेंस हो गए थे। ऐसे में एक तरफ हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को डिफेंड कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे ग्रोथ इश्यूज लाइक इकोनॉमी और एजुकेशन साइड में चले गए थे। और जहां तक बात आती है, हमारी कंट्री में लगभग 121 भाषाएं हैं और 270 मदर टंग्स बोली जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 22 को ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जो कि हैं असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संतीली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज जिनका लोग ज्यादा यूज करते हैं डेली स्पीकिंग में वो हैं हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू एंड कन्नड़ा। और इनमें से भी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज वो है हिंदी, जिसे 528 मिलियन लोग यानी कि टोटल पॉपुलेशन का देखा जाए तो 44% लोग बोलते हैं। इसके बाद भी देश में 140 करोड़ की जनता होने के बाद भी अगर हम सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर बटेंगे तो सबसे ज्यादा डिवाइड हम ही लोग होते जाएंगे। और अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है और डेवलपमेंट करनी है तो सबसे ज्यादा जो चीज काम आती है वो है यूनिटी। अगर हम यूनिटी ही नहीं रखेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट जो विजुअल्स फिलहाल हमारे देश के अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं वो ऐसा शो करते हैं जैसे हम अपनी लैंग्वेज को किसी के ऊपर थोप रहे हैं, ना कि अपने कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो लोग लैंग्वेज के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं उनमें से अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान असली इश्यूज से हटकर अनप्रोडक्टिव डिबेट्स की तरफ मोड़ दिया गया है। बात इतनी सी है, इस लैंग्वेज वॉर का असली बोझ उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं या वो लोग जो गरीबी, मजबूरी और सिस्टम की बंदिशों में फंसे हुए हैं। ना उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ना अपॉर्चुनिटीज। और जब समाज उन्हें लैंग्वेज के नाम पर बांट देता है तो उनका फोकस एजुकेशन, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से हट जाता है और यही सबसे बड़ी हार होती है। अब सवाल उठता है, क्या इन्हीं लोगों ने कभी इस बात पे विरोध किया कि उनकी रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज को हिंदी और दूसरी भाषाओं में डब किया जा रहा है, पैसे कमाया जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इनमें से किसी ने मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून से कभी ये डिमांड किया कि वो अपना काम सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज में करें? नहीं, कि असली फोकस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पर होता है, ना कि लैंग्वेज बेस्ड लिमिटेशंस पर। और आयरनी देखिए, मेडिकल इमरजेंसी के वक्त कोई भी पेशेंट ये नहीं कहता कि डॉक्टर पहले मेरी लैंग्वेज बोलो तभी इलाज करो, क्योंकि उस वक्त समझ आ जाता है कि जिंदगी बड़ी है, लैंग्वेज नहीं। क्योंकि इन सब चीजों के पीछे एक क्लियर एडवांटेज छुपा होता है और ये बात आजकल तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि कैसे, किस एंगल से किस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। पर असली सवाल वही है, इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? एक आम आदमी पर, आप, मैं और हम जैसे हजारों लोग जो सिर्फ एक पीसफुल और डिसेंट लाइफ जीना चाहते हैं बिना किसी अननेसेसरी टैसल के। जब हमारे जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं, तब क्या कोई उनसे उनकी जाति या भाषा पूछता है? नहीं। तो फिर यहाँ अपने ही लोगों के बीच में हम लैंग्वेज और आइडेंटिटी को लेकर इतना डिवाइड क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आखिर क्यों हम अपने ही देश में इतनी इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं? क्यों आज फोरम्स पर हर अच्छी रैंकिंग में हमें नीचे रखते हैं और हर बुरी रैंकिंग में हमें सबसे ऊपर? क्यों आज भी इंडियन पासपोर्ट दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में पीछे है? क्यों खुद इंडियंस ही अपने फेलो इंडियंस के साथ रेसिज्म करते हैं? क्यों हमारी जुडिशरी में लाखों केसेस डिकेड से पेंडिंग हैं? और सबसे बड़ी बात, जहां कभी हम एक्सपोर्ट में किंग हुआ करते थे, आज हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट बन गए हैं। ये सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं है, ये सवाल हम सबसे है। क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश बनता है उसके लोगों से। और जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक कोई नई कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। ये सवाल ना तो यूथ पूछ रहा है, ना स्कॉलर्स, क्योंकि या तो हम कास्टिज्म में फंसाए हुए हैं या लैंग्वेज के नाम पर बंटवारे में। और जो नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच का कंफ्यूजन है, उसने तो यूनिटी को ऑलमोस्ट इनविजिबल ही कर दिया यार। अगर ये लैंग्वेज या कास्ट की लड़ाई सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग तक रहती या फिर आम जनता तक सीमित रहती तो एक लेवल तक मैनेजेबल थी। पर जब कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिनके हाथों में कानून की ताकत है ओपनली इस बायस को प्रमोट करते दिख जाते हैं, तो फिर ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल डेंजर बन जाता है। I don't know Hindi. Question is not in Hindi. हमारे देश में
एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसका मतलब है कि भारत में हर कुछ किलोमीटर के फासले पर ना सिर्फ पानी का स्वाद बदलता है बल्कि लोगों की भाषा और लहजा भी बदलता है। और इसी डाइवर्सिटी में ही भारत की असली खूबसूरती है, ना कि किसी एक लैंग्वेज को सब पर थोपने में। दुख की बात यह है कि असली इश्यूज को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोग, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर देश के कोर प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर लैंग्वेज और आइडेंटिटी जैसे टॉपिक्स पर लोगों का फोकस ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है वोट्स और व्यूज उन्हीं रियल इश्यूज से ही तो आते हैं, सेंटीमेंट से मिलते हैं। और इसमें सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट भी हम देते हैं, व्यूज भी हम ही देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ उनसे उठते हैं जो या तो हमारे फेवरेट नहीं होते या अनकंफर्टेबल सच बोलते हैं। मैं ये कहना बिल्कुल नहीं चाहता कि रीजनल लैंग्वेजेस को नजरअंदाज किया जाए या उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश की विरासत, संस्कृति और पहचान को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। भाषा के रूप में जो डाइवर्सिटी हमारे पास है वही तो भारत की असली शान है। लेकिन इसका एक बैलेंस्ड और विजनरी सॉल्यूशन भी है जो सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए दिया है। एनईपी 2022 के तहत एजुकेशन सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है जहां हर स्टूडेंट को उनकी रीजनल लैंग्वेज में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ताकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बनी रहे और साथ ही वो ग्लोबल लेवल पर compete कर सके। ये पॉलिसी एक ब्रिज है जहां लोकल रूट्स और ग्लोबल विंग्स को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा राजस्थान के एक छोटे से गांव से है, उसकी मदर टंग राजस्थानी है। जब वो शहर के किसी बड़े स्कूल में एडमिशन लेता है जहां सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में एजुकेशन दी जाती है, तो नेचुरली उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना चैलेंजिंग हो जाता है। ना वो लैंग्वेज से फेमिलियर है ना सिस्टम से। लेकिन अगर उसकी अर्ली एजुकेशन उसी की रीजनल लैंग्वेज यानी राजस्थानी में हो, अपने डाउट्स क्लियरली समझेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और जब एक बच्चा अपनी लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड कर लेता है तो आगे जाके हिंदी, इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस भी उसके लिए बैरियर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। इसी विजन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 तैयार की गई है, जिसका कोर प्रिंसिपल ये है कि फाउंडेशनल एजुकेशन हर बच्चे को उनकी मदर टंग में मिले, ताकि उनका लर्निंग प्रोसेस नेचुरल हो और उनका एकेडमिक जर्नी कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी के साथ स्टार्ट हो। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। जब लेट श्री बाला साहेब ठाकरे जी जैसे विजनरी लीडर ने भी ये कहा है कि अपनी भाषा के सम्मान के साथ साथ हमें दुनिया से compete करने के लिए तैयार रहना जरूरी है, तो फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं जब असली जरूरत ग्लोबल लेवल पर अपने आप को प्रूव करने की है? इतना सब होने के बाद भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज के टाइम पर एनईपी लगभग 23 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जैसे कि एमपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। और कर्नाटका बल्कि जो सबसे पहला स्टेट था जिन्होंने एनईपी को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन फिर भी अगर आप इन स्टेट्स की करंट ग्राउंड रियलिटी देखें तो पिक्चर अभी उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि सिर्फ पॉलिसी बनाना काफी नहीं है, उसका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और माइंडसेट शिफ्ट भी होना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को ऑनेस्टली समझना होगा। अगर हम अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को लैंग्वेज डिबेट्स में वेस्ट करने के बजाय ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें तो हम अपने रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। स्मार्ट सिटीज सिर्फ तब बनेंगी जब हम स्मार्टर प्रायोरिटीज चूज करेंगे, और उस टाइम पे ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स इररिलेवेंट लगने लगेंगे। और सबसे क्रूशियल पॉइंट, इकोनॉमी को बूस्ट करना। जब तक हम अपने यूथ को स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं देंगे तब तक ना हम अपने स्टेट्स को डेवलप कर पाएंगे, ना ही इंडिया को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। रीजनल लैंग्वेज के इश्यूज तभी फेड होंगे जब हम अपने यूथ को एम्प्लॉयबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे। एनईपी 2022 एक विजनरी पॉलिसी है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न विजन का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है। इसमें रीजनल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करते हुए उन्हें एक ऐसे एजुकेशन फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करता है। ये अप्रोच सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। फाइनली अगर हम अपने देश की यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को सीरियसली लें तो हमें अपने सोल्जर्स, वर्कर्स और पब्लिक सर्वेंट्स को बेटर ट्रेनिंग, फैसिलिटीज और रिस्पेक्ट देना होगा। जब ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग होगा तभी भारत ट्रूली ग्लोबल पावर बनेगा और हम सब एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव नेशन बन के उभरेंगे। दोस्तों, मेरी एक सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को लैंग्वेज वॉर्स में लगाने के बजाय उन चैलेंजेस पर फोकस करें जो एक्चुअली हमारे देश को
शेप करते हैं, जैसे एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत को हम दुनिया के टॉप इकोनॉमीज के बीच कॉन्फिडेंटली खड़ा देख सकते हैं। ये जो लैंग्वेज बेस्ड डिफरेंसेस हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं अगर हम उन्हें डिवाइड करने का जरिया बनाने के बजाय यूनिटी का ब्रिज बनाएं। हम सबको मिलकर अपने भारत को एक स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए काम करना होगा। तो अगर आप भी मानते हो कि रियल प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हम लैंग्वेज के कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़कर असली मुद्दों पे फोकस करें, अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और नेशन फर्स्ट कंटेंट लाते रहूंगा। सो जय हिंद, जय भारत। मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूँ माननीय, कि ये दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। इस स्थिति जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना। माननीय मैंने क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आते हैं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में, तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो। कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा।